जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था परचेज। मैंने आपको बताया था परचेज से मीनिंग होता है कि ऐसा कोई भी गुड्स या कोई भी रॉ मटेरियल जो हम रीसेल पर्पस के लिए लेते हैं, यानी हमारा पर्पस उसे दोबारा से बेचने का होता है। जो माल हम बेचते हैं उसे हम परचेज बोलते हैं, यानी बेचने के लिए जो हम माल लेते हैं उसे हम परचेज बोलते हैं, जो इंक्लूडिंग होती है कैश में भी और क्रेडिट में भी। क्रेडिट का मतलब उधार, यानी आपकी ये परचेज कैश भी होती है और क्रेडिट भी। अगर आप नकद में माल खरीदते हो तो वो चीज़ कैश परचेज कहलाती है। अगर आप वो माल उधार में लेते हो, क्रेडिट माने उधार, तो हम उसे क्रेडिट परचेज बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि परचेज से मीनिंग हो गया कि कोई भी गुड्स या कोई भी मटेरियल जिसका पर्पस आपको बेचने का हो, आप उसे अगर ख़रीदते हो, वो चाहे नकद में ख़रीदी जाए या वो उधार में ख़रीदी जाए, वो चीज़ परचेज कहलाती है। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न से मतलब होता है कि आपने जिस सेलर से माल लिया था, यानी कि जिससे आपने माल परचेज करा था, आप उसे किसी भी रीज़न से, किसी भी पर्पज़ से उस माल को, चाहे वो डिफेक्टेड हो या कोई एक्स्ट्रा माल आ गया हो या कोई कमी आ गई हो या कोई और बात हो गई हो, उस वजह से अगर आप उस माल को वापसी भेजते हैं, यानी अगर आप अपना गुड्स रिटर्न करते हैं, पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, वो माल जो आपने सेलर से लिया था बेचने के पर्पज़ से, उसे भेजते हैं वापसी, इसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। आउट माने बाहर, वर्ड माने आपकी आपकी फर्म से बाहर जाना। मतलब अगर आपने ख़रीदा था तो वो अंदर आया था, अब वो माल कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो मीन्स आउटवर्ड। रिटर्न वापसी हुआ, आउटवर्ड बाहर चला गया, तो आप इसे परचेज रिटर्न भी बोल सकते हो और रिटर्न इनवर्ड भी, आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सेल्स। सेल्स जो था उसका मतलब था सेल्स ऑफ गुड्स। आपने जो माल बेचा है, यानी जो माल आपने परचेस करा था बेचने के लिए, अगर आप उस माल को बेचते हैं, जो आपने रीसेल के लिए लिया था माल, परचेज जो करा था, या आपने मैन्युफैक्चर करा था, अपना बनाया हो कोई भी, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। सेल में भी दो बातें होती हैं, वो सेल कैश भी हो सकती है और वो सेल क्रेडिट भी हो सकती है। कैश जैसे अगर आपने कोई नकद में माल बेचा हो, या हो सकता है आप उस माल को कैसे बेच रहे हो, उधार बेच रहे हो, तो कैश में अगर आप माल बेचते हैं तो वो कैश सेल कहलाएगी। अगर आप उस माल को उधार में बेचते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, क्रेडिट सेल। जैसे परचेज था, कैश परचेज, नकद में ख़रीदा तो कैश परचेज, उधार में ख़रीदा तो क्रेडिट परचेज। ऐसे ही सेल्स, अगर आपने नकद में माल बेचा तो कैश सेल, अगर आपने उधार में माल बेचा तो क्रेडिट सेल। जिस तरह परचेज वापसी थी, इसी तरह सेल भी वापसी हो सकती है। आपने कोई माल किसी आदमी को बेचा है और वो किसी भी पर्पज़ से आपके माल को रिटर्न कर देता है, तो अगर आपका माल वापसी आता है, बेचा हुआ माल जो आपने परचेज़ करा था बेचने के लिए, वो माल आपने किसी को बेचा और वो वापसी आ जाता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। हम इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास से माल गया और अब वो वापसी मेरे पास आ गया, तो इनवर्ड मेरे पास आ गया। रिटर्न इनवर्ड भी इसका दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का यूज़ ज़्यादातर हम 12th क्लास में करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में ज़्यादातर यूज़ सेल का, परचेज का करा जाता है, जबकि 12th क्लास में जब आते हैं तो नाम आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से आता है, यानी कि कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट है उसके 2013 रूल जो बना है उसके शेड्यूल 3 के हिसाब से आता है। इसके अंदर बैलेंस शीट के फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट भी आते हैं। लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब होता है आपकी नेट सेल। नेट सेल मीन्स आपका वो गुड्स जो बिल्कुल नेट बिका है, बिल्कुल जो आपका नेट बिका है, मीन्स आपके सेल में से आपके अगर सेल रिटर्न माइनस कर दो। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, उस माह से 20,000 का माल वापसी आ गया, तो अगर मैं ऊपर वाले टर्म्स में लिखूंगा सेल में, परचेज में, तो मुझे सेल्स में लिखना पड़ेगा 1 लाख और सेल रिटर्न में लिखना पड़ेगा 20,000। जबकि अगर मैं लिखता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो मुझे माइनस करने के बाद शो करना पड़ेगा 80,000। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम सेल्स में से रिटर्न का माल वापसी करने के बाद नेट सेल के अमाउंट उठाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
आप कह सकते हो सेल 1 लाख, सेल्स रिटर्न 20,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इस चीज़ का, गुड्स का। अब गुड्स एक हमारा फिजिकल आइटम होता है जिसे हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं सेल्स के लिए। फिजिकल आइटम्स मतलब है कि बिजनेस से रिलेटिव, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटिव जो आइटम होता है और जिसका मकसद क्या होता है, परचेज करना, केवल बेचना है। यानी अगर आप कोई भी आइटम बिजनेस के लिए लेते हो, कोई भी परचेज करते हो और आपका मकसद क्या हो, उसे बेचना, वो चीज़ आपका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक है जी। और ये अलग अलग इस कैटेगरी में हो सकता है, स्टॉक मतलब आपके पास अलग अलग कैटेगरी में ये आ सकता है माल बचा हुआ। आप परचेज कर सकते हो मैन्युफैक्चरर्स, या फिर परचेज कर सकते हो बेचने के लिए कोई माल, या फिर आपके पास जो ना किसी तरह की कोई टीवी वगैरह है, कोई सामान वगैरह रखा है, कोई गुड्स है, कोई स्टेशनरी है, कोई भी चीज़ है, ये चीज़ जो आपके पास रखी है पर्पस बेचने का जो था, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गुड्स। आप कह सकते हो गुड्स से मतलब है जिस चीज़ का आपका कारोबार होता है, यानी जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, वो चीज़ आपके लिए गुड्स कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कीजिए मेरी एक शॉप मोबाइल की है, मैं मोबाइल बेचता हूँ। अब जो मोबाइल जो हैं वो मेरी शॉप के लिए गुड्स कहलाएंगे, जबकि मोबाइल के अलावा अगर कोई और सामान है, कुछ और चीज़ है, तो वो मेरे लिए एसेट्स कहलाती है। अब एसेट्स में और गुड्स में फ़र्क है। गुड्स मीन्स मैं उस माल को बेचने के लिए ही ले रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरा गुड्स है। एसेट्स मीन्स मैं उस चीज़ को ले तो रहा हूँ लेकिन मेरा मकसद उसे बेचना नहीं है। ले तो रहा हूँ जिससे मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया। मेरी शॉप के अंदर सपोज कीजिए मैं पंखा ख़रीद के लाता हूँ कोई, या मैंने फर्नीचर बनवाया है, ये सारा की सारी चीज़ें एसेट्स कहलाएंगी। अब सपोज़ कीजिए मेरा शॉप जो है क्या कहते हैं, फर्नीचर वगैरह का, यानी कि कारपेंटर की शॉप है, और मैं इस कारपेंटर की शॉप में सोफ़े, फर्नीचर, स्टूल वगैरह बेचता हूँ। अब मेरे पास जो है 50 सोफ़े हैं जिन्हें बेचने के पर्पज़ से लिया गया है, 50 स्टूल हैं, और एक स्टूल मेरा अपना भी है। तो जो मेरा अपना स्टूल है जिस पर मैं बैठता हूँ या मैं कोई सामान वगैरह रखता हूँ, वो मेरी एसेट्स कहलाएगी। लेकिन जो सोफ़े वगैरह, जो स्टूल वगैरह मैंने बेचने के पर्पज़ से लिए, यानी बस पर्पज़ क्या है, उन्हें रीसेल करना, वो चीज़ मेरा गुड्स कहलाता है। गुड्स से मतलब वो आइटम जो आपका ट्रेंड है, यानी जो आपका बिजनेस है, जिसके थ्रू आपका बिजनेस चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक मीन्स इसे हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। स्टॉक से मतलब होता है आपने जो है अपनी शॉप चलाई, पूरे साल तक आपका शॉप में काम हुआ, साल पूरा ख़त्म होने के बाद आपके पास कुछ माल बचता है। अब जो माल बचता है हम उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। कहते हैं भी मेरे स्टॉक में इतना माल बचा हुआ है, तो स्टॉक का मीन्स आपके पास जो गुड्स था वो जो बचा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक का एक दूसरा नाम इन्वेंट्री भी है, आप इसे इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। ज़्यादातर 12th क्लास में हम इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं, यहाँ हम स्टॉक का यूज़ और इन्वेंट्री दोनों का यूज़ को कर सकते हैं। स्टॉक जो होता है मेरा टेंजिबल एसेट्स होता है जो मुझे दिखाई देता है, और पर्पस इसके क्या होता है, बेचने का, यानी कि अगर आगे बिजनेस में कोई ज़रूरत होगी या कोई भी परेशानी होगी या कुछ भी चीज़ है तो मैं उसे आगे बेच देता हूँ, यानी कि मेरा जो बचा हुआ गुड्स होता है वो होता है प्रोडक्ट वगैरह। अब स्टॉक दो तरह से होते हैं, यानी दो कैटेगरी में स्टॉक होते हैं। कौन कौन से, एक तो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक और एक कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से मीनिंग होता है कि मैं जब बिजनेस चालू करता हूँ या फिर मेरा बिजनेस पुराना कोई चल रहा है, अगर कोई पुराना बिजनेस है तो 1 साल के बाद मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, यानी कि हर 12 महीने के बाद मैं अपने अकाउंट्स फॉलो करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए 1 जनवरी मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो 31 दिसंबर में मुझे अपने सारे अकाउंट्स बंद करने होंगे और सबकी वैल्यूएशन देखनी होगी कि कितना कितना मेरे पास माल बचा हुआ है। तो 31 मार्च में या 31 दिसंबर में मैं अपने अकाउंट्स क्लोज करता हूँ, यानी कि 1 जनवरी में मैंने अकाउंट्स स्टार्ट करा और 31 दिसंबर में उसे क्या करा, एंड करा। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने का हिसाब मुझे बनाना है। ऐसे ही अगर मैं 1 अप्रैल से अकाउंट्स लेता हूँ तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तब भी 12 महीने बैठते हैं, मुझे हिसाब बनाना है। जो आदमी, ये जो ओनर्स, ये जो प्रोपराइटर 1 जनवरी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 31 दिसंबर में ख़त्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, क्योंकि कैलेंडर जनवरी से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर में ख़त्म होते हैं।
लेकिन जो व्यापारी या जो ओनर्स या जो प्रोपराइटर, ये जो अपना बिजनेस 1 अप्रैल में स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं 31 मार्च में, इस टाइम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि ज़्यादातर वर्क अकाउंटिंग ईयर में होते हैं। लेकिन क्योंकि हम 11th क्लास में और हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल मीन्स एक आदमी का बिजनेस, तो एक आदमी का बिजनेस जनवरी में भी हो सकता है स्टार्ट और अप्रैल में भी, वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो 12 महीने का जब हिसाब करेंगे हम, और जब मैं हिसाब 31 तारीख को करूँगा, तो जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ होगा मैं उसे बोलूँगा क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल ख़त्म होने पे मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक बचा है। अब नेक्स्ट ईयर मेरी नई बुक्स बनेंगी, जैसा आपका सेशन चेंज हो जाता है, आप पुरानी किताबें बनाते हो या सेकंड टर्म से यानी फर्स्ट टर्म से जब आप सेकंड टर्म में जाते हो तो आपकी नई बुक्स बनती हैं। इसी तरह हमारे अकाउंट्स दोबारा से नए बनते हैं। आप जब 1 जनवरी में फिर दोबारा अकाउंट्स बनाओगे, तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर में क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक, यानी उस साल का वो ओपनिंग स्टॉक हो गया और लास्ट ईयर का वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यानी स्टॉक से मतलब क्या हुआ कि जो माल मेरे पास साल के लास्ट में बचता है मैं उसे क्लोजिंग स्टॉक करता हूँ, वही माल अगले साल जब पहुँच जाता है तो मेरा क्या कहलाता है, वो ओपनिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री, स्टॉक इन हैंड, जो माल बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के शुरू में मेरे पास होता है, मैं उसे क्या बोल देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक। और ये किसका होता है, प्रीवियस ईयर का, यानी पिछले साल का जो बचा हुआ माल होता है वो होता है। जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री से, स्टॉक से मतलब होता है वो स्टॉक जो लास्ट में बचा होता है, करंट ईयर की जो साल मेरा चल रहा होता है उस साल के लास्ट में जो माल बचता है मैं उसे क्या बोल देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, मेरे पास कोई माल बचा हुआ है तो उसका भी स्टॉक हो सकता है, जो माल बचा हुआ रहता है। स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई मेरे पास कच्चा माल है, सपोज कीजिए मेरे पास शॉप थी फर्नीचर बनवाने की, तो लकड़ी वगैरह जो बची थी वो भी रॉ मटेरियल कहलाएगा, तो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वो भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद वर्किंग प्रोग्रेस, ये भी मेरा स्टॉक कहलाता है। वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब है फर्नीचर की शॉप थी, कुछ कुर्सियाँ बन गई लेकिन उन कुर्सियों पर पॉलिश नहीं हुई, या उन पर वैक्सीन वगैरह नहीं चढ़ी, या उन पर सनमाइका जो हम चढ़ाते हैं वो नहीं चढ़ी, या वो अनकम्प्लीट है, तो मैं उसे क्या बोल दूँगा, वर्किंग प्रोग्रेस। यानी कि इन्वेंट्री के अंदर एक तो क्या हो गया, गुड्स, आपका जो कंप्लीट गुड्स है, आप क्या बोलते हो, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, जो कंप्लीट माल आपका पास बना हुआ है। एक क्या हो गया, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो आपके पास बचा हुआ है। ठीक है जी। एक आपके पास क्या हो गया, वर्किंग प्रोग्रेस, यानी कि वो माल जो भी तैयार तो नहीं हुआ है लेकिन तैयार होने वाला है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वर्किंग प्रोग्रेस। आप इन सभी के ऊपर जितने भी टॉपिक हैं, अभी तक 20 टॉपिक हो चुके हैं, सभी टॉपिक को दोबारा लीजिए, आराम से रिवाइज कीजिए और इन्हीं टॉपिकों पर क्वेश्चन पुट अप कर लें।